Good morning, students. Welcome to Shortcut. Today we are starting chapter number 13 from our geography book of class 6th. The chapter is the Earth in the Solar System. अब हम पृथ्वी जो हमारा ग्रह है, द ब्लू प्लैनेट वी कॉल इट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. सोलर सिस्टम के अंदर इसकी क्या पोजीशन है, इसके बारे में कुछ जानकारी हमको इस चैप्टर के द्वारा मिलेगी. The universe is a boundless expanse in which all matter, stars, planets, satellites, etc. exist. अब हम बात करें अगर यूनिवर्स की, तो बाउंडलेस बताया गया इसको, क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं है. इतना बड़ा है हमारा यूनिवर्स, जिसके अंदर जितना भी मैटर है, देन इवन द स्टार्स, द प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स, इन सब चीज़ों को अगर हम मिला दें, ये सब चीज़ें हमारे यूनिवर्स के अंदर आती हैं, यानी कि एक यूनिवर्स का ये हिस्सा हैं. द मोस्ट एक्सेप्टेड थियोरी रिलेटेड टू द बर्थ ऑफ द यूनिवर्स इज बिग बैंग थियोरी. आपने इसके बारे में पहले भी सुना होगा कि जो यूनिवर्स के शुरू होने की, यानी कि यूनिवर्स के पैदा होने की जो थियोरी है, उसको हम कहते हैं बिग बैंग थियोरी. अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी, इन द बिगनिंग, अब ये थियोरी हमको क्या बताती है? ऑल मैटर, सब्सटेंसेस लाइक गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स, ऑल एलिमेंट्स was contained in a big, that is huge big burning ball of fire which later exploded with a big bang. Matter from it was thrown out with great force in all the directions. From this matter many groups of stars were formed which we call galaxies. अब इस थियोरी को एक्सप्लेन करते हुए क्या कहा गया है हमारे साइंटिस्ट्स के द्वारा कि शुरू में जब इस पृथ्वी की शुरुआत नहीं हुई थी, तब जो जितना भी मैटर था वो सब, जैसे कि गैसेस हो गए, डस्ट पार्टिकल्स हो गए, और जितने भी एलिमेंट्स थे, ये सब एक बड़े से बर्निंग बॉल, यानी कि एक आग के गोले में तब्दील थी. यानी कि सब चीज़ें एक आग के गोले के अंदर कैद थी, और फिर सडनली एक दिन ये जो आग का गोला था ये फट गया, एक्सप्लोड हो गया धमाके के साथ, और इसका जो मैटर था वो चारों दिशाओं में फैल गया. कहाँ फैल गया? चारों दिशाओं में. आप जानते हैं जब एक्सप्लोजन होगा तो उसका जो मलबा है वो चारों दिशाओं में जाकर गिरेगा, तो ये चारों दिशाओं में फैल गया. और फ्रॉम दिस मैटर, इसी से बहुत सारे स्टार्स बने, यानी कि बहुत सारे ग्रुप्स बने स्टार के, ग्रुप ऑफ स्टार्स, जिसको हम आज गैलेक्सीज बोलते हैं. क्या आपको पता है हमारी जो पृथ्वी है ये कौन से गैलेक्सी में आती है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमारी पृथ्वी जो है ये कौन सी गैलेक्सी में आती है. Millions of such galaxies were created, with each galaxy containing millions of stars. ऐसी बहुत सारी, यानी कि millions galaxies ऐसी बनी जिसके अंदर millions of stars हैं. Our sun belongs to one such galaxy that we call the Milky Way. और हमारी जो सन है वो भी एक गैलेक्सी का हिस्सा है, जिसको हम मिल्की वे गैलेक्सी के नाम से जानते हैं, जिसको हम हमारी भारतीय भाषा यानी कि हिंदी में आकाश गंगा भी कहते हैं. द नियरेस्ट गैलेक्सी टू द मिल्की वे इज एंड्रोमेडा. तो हमारी मिल्की वे की जो सबसे पड़ोस में जो गैलेक्सी है उसको कहते हैं एंड्रोमेडा, जो कि हमसे 2 मिलियन लाइट ईयर्स दूर हैं. अब आपको ये लाइट ईयर्स बहुत ही कम लग रहे होंगे, 2 मिलियन, इट्स अ वेरी 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 ह्यूज distance. The object that we see in the sky are termed as heavenly or celestial objects. जो भी ऑब्जेक्ट्स हम अंतरिक्ष में, आकाश में देखते हैं, वो सब जो हैं उनको हम हेवनली बॉडीज़ कहते हैं, या फिर उनको सेलेस्टियल बॉडीज़ कहकर भी संबोधित किया जाता है, बुलाया जाता है. स्टार्स की बात करते हैं अभी. एनी हेवनली बॉडी दैट शाइन्स बाय प्रोड्यूसिंग इट्स ओन लाइट इज कॉल्ड स्टार. कोई भी हेवनली बॉडी या सेलेस्टियल बॉडी जो कि अपनी लाइट से चमकता है. कैसे चमकता है वो? अपनी ओन लाइट से, उसको हम स्टार कहते हैं. स्टार्स आर बर्निंग बॉडीज ऑफ गैसेस. स्टार्स क्या हैं? दे आर द बर्निंग बॉडीज ऑफ गैसेस. ये गैसेस की जलते हुए बॉडीज़ हैं दैट प्रोड्यूस ट्मेंडस अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट, और ये बहुत ज़्यादा हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं. यानी कि स्टार्स अपने आप में एक ऐसी बॉडी है जिसके अंदर गैसेस जो है वो कंटिन्यूस चलती रहती हैं, और गैसेस के जलने से हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है.
द सन इज अ स्टार एंड द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन जो है वो भी एक स्टार है, ये भी आपको याद रखना है कि सूर्य जो है वो भी एक स्टार है, और वो सोलर सिस्टम के कहाँ है, सेंटर में, एकदम मध्य में, यानी कि इट इज़ द सेंटर पॉइंट ऑफ द सोलर सिस्टम। द नियरेस्ट स्टार्स टू आवर सोलर सिस्टम आर अल्फा एंड प्रोक्सिमा सेंटोरी। तो ये जो दो स्टार्स की बात कर रहे हैं, ये हमारे गैलेक्सी, हमारे सोलर सिस्टम के सबसे करीब में पाए जाते हैं, जो कि हमसे 4.3 लाइट ईयर्स दूर हैं। किससे? सन से। सन से 4.3 लाइट ईयर्स दूर हैं। अब लाइट ईयर क्या है? लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। लाइट जो है वो एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम 1 लाइट ईयर कहते हैं। एट द स्पीड एट विच लाइट ट्रेवल्स इट टेक्स 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड फ्रॉम द सन रेज टू रीच द अर्थ। सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकेंड लगते हैं। यानी कि समझिए कि 8 मिनट और 20 सेकेंड में ये सूरज से धरती पर पहुंच जाती है। तो ये एक साल में कितनी दूर जाएगी, ये आप इमेजिन कीजिए। तो ये जो दोनों स्टार्स की हम बात कर रहे हैं, ये सूरज से 4.3 लाइट ईयर्स दूर है, यानी कि बहुत ही बड़ा डिस्टेंस है। सम स्टार्स टुगेदर मेक अ रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न इन द स्काई। रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न इज कॉल्ड कंस्टेलेशन। कुछ स्टार्स जो हैं वो एक पैटर्न बनाते हैं आकाश के अंदर, यानी कि उनको देख के ऐसा लगेगा कि वो कुछ आकृति, कुछ आकार उसमें से दिख रहा है हमको। इसी कारण से इनको हम कॉन्स्टेलेशन का नाम भी देते हैं। इनको क्या कहा जाता है? कॉन्स्टेलेशन। सम ऑफ द प्रोमिनेंट एंड इजी रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशंस आर द ग्रेट बेयर। कुछ ऐसे नाम दिए गए हैं जैसे कि द ग्रेट बेयर, जिसको हम अर्सा मेजर के नाम से भी जानते हैं, द लिटिल बेयर, जिसको हम अर्सा माइनर के नाम से जानते हैं, देन ओरियन, द हंटर, स्कॉर्पियो, द स्कॉर्पियन। ये भी कुछ ऐसे कॉन्स्टेलेशंस के नाम हैं जो कि हमें हमारे आकाश में दिखाई देते हैं। अब हम पढ़ते हैं हमारे सोलर सिस्टम के बारे में। द वर्ड सोल, सोल शब्द जो है इसका मतलब है सन, सिस्टम का मतलब है फैमिली। तो सोलर सिस्टम का मतलब द फैमिली ऑफ सन। In other words, the solar system is the name given to the sun and the group of heavenly bodies that revolve around it। यानी कि सूरज और इसके आजू बाजू घूमने वाली जो हेवनली बॉडीज़ हैं, जो कि इसके चारों तरफ घूमती हैं, जिसमें 8 प्लैनेट्स आते हैं और उनके सैटेलाइट्स आते हैं, जैसे कि मून, इवन मीटियर्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स। ये सब जो हैं ये हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा हैं, यानी कि ये सब सन के चारों तरफ घूमते हैं। इसी कारण से इनको सोलर सिस्टम का हिस्सा कहा गया है। आगे बताया गया है यहाँ पर द सन के बारे में, सूरज के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ आगे। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन जो है वो सोलर सिस्टम का सेंटर है, एंड इट्स ग्रेविटी इज द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। और सन की जो ग्रेविटी है यही हमारे जो सोलर सिस्टम के जो बाकी प्लैनेट्स हैं सबको वो बाइंड करके रखे हुए, यानी कि बाइंडिंग फोर्स की तरह ये काम करती है सन की ग्रेविटी। सन क्या है? इट इज़ ह्यूज बॉल ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज। सन एक बहुत ही बड़ी बॉल है हॉट गैसेस की। इट हैज़ अ सरफेस टेम्परेचर ऑफ ओवर 6000 डिग्री सेल्सियस। ओ माई गॉड, कैन यू इमेजिन 6000 डिग्री सेल्सियस। आप देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो पानी है बॉयल होने लगता है, और अगर उस पानी के अंदर आप हाथ डाल दें या वो पानी आपके ऊपर गिर जाए तो आप जल जाओगे। तो 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कैसा होगा? द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। अब पृथ्वी और सूरज के बीच के डिस्टेंस की बात की जाए तो ये लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है, 150 मिलियन किलोमीटर्स, विच इज़ वाई वी डोंट फील द ट्रिमेंडस हीट प्रोड्यूस बाय इट। अब इतनी जो हीट है तो आप कहेंगे कि इतनी ज़्यादा हीट अगर ये प्रोड्यूस करता है सन का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है तो हमें कम से कम 6000 नहीं तो 500 डिग्री सेल्सियस तो अर्थ के ऊपर हमें महसूस होना चाहिए, लेकिन नहीं, हमारा जो डिस्टेंस है सन से वो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर, जिस कारण से इस गर्मी को, इतनी ज़्यादा गर्मी को हम फील नहीं कर पाते। अब हम बात करते हैं प्लैनेट्स की। जो प्लैनेट शब्द है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। प्लैनेट जो है ग्रीक भाषा से लिया गया एक शब्द है जिसका मतलब होता है वांडरर। वांडरर मतलब जो भटकता रहता है, जो एक जगह पर टिक कर नहीं रहता, उसको वांडरर कहा जाता है, कंटिन्यूसली जो भटकता रहता है। तो अगर हम बात करें प्लैनेट्स की, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये हमारे 8 प्लैनेट्स हैं।
जो कि क्या करते हैं, सन के चारों तरफ घूमते हैं इन अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट, यानी कि सन के चारों तरफ जिस रास्ते पे, जिस पर्टिकुलर पाथ में, जिस वे में ये घूमते हैं उसको हम ऑर्बिट कहते हैं। तो ऑर्बिट में ये सन के चारों तरफ घूमते हैं। दे ऑल्सो रोटेट ऑन देयर एक्सिस, ये अपने एक्सिस पे भी रोटेट होते हैं, यानी कि ये अपनी जगह पर, जैसे कि हमने अर्थ के बारे में पढ़ा ना, अर्थ रोटेट भी होती है और रिवॉल्व भी करती है, तो ये भी अपने एक्सिस पे रोटेट करते हैं। सन के चारों तरफ ये रिवॉल्व करते हैं और अपने एक एक्सिस पे ये रोटेट करते हैं। दिस प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, इन प्लैनेट्स की खुद की लाइट नहीं है, बट दे रिफ्लेक्ट द लाइट फ्रॉम द सन, लेकिन ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसी कारण से हमें कभी कभी ये चमकते हुए दिखाई देते हैं। प्लूटो जो कि 9th प्लैनेट है हमारी सोलर सिस्टम का, वॉज रीकैटेगराइज्ड एज अ ड्वार्फ प्लैनेट इन 2006। प्लूटो जो कि एक हमारे सोलर फैमिली का हिस्सा है और इसको हम 9th प्लैनेट के रूप में जानते थे। इससे पहले जब हम पढ़ते थे स्कूलों में, तब उस समय हम इसको 9th प्लैनेट के रूप में ही जानते थे। 9 प्लैनेट थे पृथ्वी पे, लेकिन यूनिवर्स में, लेकिन इसको 2006 में ड्वार्फ प्लैनेट की उपाधि दी गई। इसको अभी प्लैनेट के जो, इसका जो प्लैनेट का जो रुतबा था, जो ओहदा था, वो ले लिया गया इससे और इसको एक ड्वार्फ प्लैनेट का नाम दिया गया है। ऑल प्लैनेट्स आर स्फेरिकल इन शेप, प्लैनेट्स कैसे हैं, सब स्फेरिकल है शेप में, लेकिन उनके साइज अलग अलग है। इनकी जो कंपोजिशन है, यानी कि जो बने हैं जिस चीज़ से, वो भी अलग अलग है। जैसे कि मरकुरी, वीनस, अर्थ और मार्स की बात करें, दे आर रॉकी, ये पत्थर से बने लगभग, जबकि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून जो है, दे आर मेड फ्रॉम गैशियस एंड लिक्विड मटेरियल। तो ये जो 4 ग्रह हैं ये गैस और लिक्विड से बने हैं, जबकि बाकी जो हैं वो रॉक से बने हैं। इनमें से मरकुरी जो है दैट इज़ द स्मॉल, सबसे छोटा ग्रह जो है वो कौन सा है, मरक्यूरी, और सबसे बड़ा है पीटर, कौन सा पीटर, जुपिटर। दो मरकुरी इज क्लोजेस्ट टू द सन, मरकुरी जो है सन के बहुत ही नज़दीक है, बट इट इज़ नॉट द हॉटेस्ट प्लैनेट, ये सन के बहुत ही ज़्यादा करीब है, सबसे करीब है मतलब मरकुरी। आप यहाँ पर ऊपर फिगर में भी देख सकते हैं, दिस इज़ मरकुरी एंड दिस इज सन, सन और मरकुरी एकदम अड़ोस पड़ोस में हैं, लेकिन फिर भी मरकुरी इज़ नॉट द हॉटेस्ट प्लैनेट। द हॉटेस्ट प्लैनेट इज़ Venus as it has an atmosphere which traps the sun's heat। अब हॉटेस्ट प्लैनेट है वीनस। अब आप कहेंगे कि सर हॉटेस्ट प्लैनेट तो मरकुरी को होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस का है, जो वो सबसे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से मरकुरी को ही फील करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वीनस जो है उसको हॉटेस्ट प्लैनेट का दर्जा दिया गया है, क्योंकि वीनस के ऊपर एटमॉस्फेयर पाया जाता है, और ये एटमॉस्फेयर जो है ये सन की रेज को, उससे आने वाली हीट को ट्रैप कर लेते हैं, उसको बाहर नहीं जाने देता है। इस कारण से वीनस जो है वो बहुत गर्म माना जाता है। सैटर्न के चारों तरफ बहुत सारे रिंग्स हैं जो कि डस्ट से बने हुए हैं, रॉक्स एंड आइस अराउंड इट। ये जो है सैटर्न, इसके चारों तरफ रिंग्स बने हुए हैं डस्ट, रॉक्स और आइस से। रिसेंट स्टडीज़ ने हमको बताया है कि ये रिंग्स हैं ये जुपिटर के चारों तरफ भी देखने को मिलते हैं, ना सिर्फ सैटर्न, ये जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून, इनके चारों तरफ भी हमें देखने को मिलती हैं। हाउएवर दीज रिंग्स कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ अ पावरफुल टेलीस्कोप। अब हमें सैटर्न के चारों तरफ जो रिंग्स हैं वो तो दिखाई देती हैं, लेकिन जो बाकी ग्रहों के चारों तरफ जो रिंग्स हैं वो देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, टेलीस्कोप की। आगे हम चल रहे हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, वो है एस्टेरॉइड्स। Between Mars and Jupiter lies a belt of broken rocks and debris of probably an exploded planet। अब मार्स और जुपिटर के बीच में आप जाएंगे, यानी कि मार्स और जुपिटर का जो बीच का जो हिस्सा है, बीच का जो पार्ट है, प्लेस है, जो वहाँ पर टूटे हुए पत्थर और डेब्रिस मतलब जो मलबा होता है, ये मलबा किस चीज़ का है, टूटे हुए प्लैनेट का। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई प्लैनेट एक्सप्लोड हो गया होगा, फट गया होगा, और उस प्लैनेट के फटने से जो उसके हिस्से थे, अवशेष थे, जो रॉक्स हैं, डेब्रिस है, उसका मलबा है, वो मार्स और जुपिटर के बीच की जो बेल्ट है वहाँ पर घूमता हुआ पाया जाता है। दी स्मॉल रॉकी बॉडीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स। यहाँ पर जो छोटे छोटे रॉक की बॉडीज, रॉक्स घूम रहे हैं, उनको एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। मोस्ट ऑफ दीज चंक्स ऑफ रॉक्स वेरी इन साइज। ज़्यादातर ये जो रॉक्स हैं इनका साइज़ बहुत ही अलग अलग है। इसमें सीरियस नामक का एक एस्टेरॉइड है दैट इज नोन एज द लार्जेस्ट एस्टेरॉइड। सबसे बड़ा एस्टेरॉइड कौन सा है, सीरियस, विच हैज़ नाउ बीन रीक्लासिफाइड एज अ ड्वार्फ प्लैनेट। और ये जो सीरियस है इसको भी अब हम ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में दर्जा दे चुके हैं।
आगे है मीटियर। हम मीटियर के बारे में देखते हैं। वी ऑफन सी ब्राइट स्ट्रीक्स ऑफ लाइट फ्लैशिंग थ्रू द नाइट स्काई फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, वी कॉल दिस शूटिंग स्टार्स। हमें कभी कभी आसमान के अंदर चमकती हुई लाइट्स दिखाई देती हैं, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि ऊपर कुछ चमक रहा है, और ये कुछ सेकंड के लिए ऐसा होता है, यानी कि बहुत लंबे समय के लिए नहीं, बट जस्ट फॉर फ्यू सेकंड्स ऐसा होता है। हम इनको कहते हैं शूटिंग स्टार्स। क्या कहा जाता है इनको? शूटिंग स्टार। एक्चुअली दीज आर डिसलॉज्ड पीसेस ऑफ रॉक्स मेनली फ्रॉम द एस्टेरॉयड बेल्ट विच एंटर द अर्थ्स एटमोस्फियर। अब एक्चुअल में ये क्या है? ये डिसलॉज पीसेस ऑफ रॉक्स। आपने बात की ना हमने अभी किसके बारे में? एस्टेरॉइड्स के बारे में, जो कि मार्स और जुपिटर के जो बेल्ट के अंदर पाए जाते हैं। तो ये जो यहाँ पर जो डेब्रिस, जो पत्थर पाए जाते हैं, इनमें से कोई पत्थर ऐसा है जो डिसलॉज हो जाता है, यानी कि जो अपनी दिशा भटक कर अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाता है। और ये जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है तो क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको आगे। पत्थर हैं, ये जो रॉक्स हैं, ये जब आते हैं तो इनकी स्पीड कैसी रहती है? बहुत ही ज़्यादा तेज़ गति से ही आते हैं, और इतनी तेज़ गति से आते हैं कि ये फ्रिक्शन पैदा करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के साथ, और ये एटमॉस्फेयर के साथ फ्रिक्शन पैदा करते हैं। मोस्ट ऑफ दिस पीसेज ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड मीटियर्स। और जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में, देखिए ऊपर जब ये घूम रहे हैं, दे आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स। जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाते हैं तो इनको मीटियर्स कहा जाता है, और ये फ्रिक्शन के कारण पूरे तरीके से जल जाते हैं। क्या हो जाता है? ये जल जाते हैं। अब ये एक तो इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, और दूसरा हमारा एटमॉस्फेयर है, इसके साथ फ्रिक्शन, घर्षण के कारण ये जल जाते हैं, और इनको हम कहते हैं मीटियर्स। तो यानी कि ये एस्टेरॉइड्स जब अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो इनको मीटियर्स का नाम दिया जाता है। हाउएवर सम लार्जर पीसेस डोंट बर्न फुली। लेकिन जो बड़े टुकड़े होते हैं वो पूरे तरीके से नहीं जलते हैं, और वो पृथ्वी के ऊपर कुछ अनजले हिस्सों में गिरते हैं और फॉर्मिंग क्रेटर्स, यानी कि धरती पे जब ये बड़े टुकड़े गिरते हैं तो गड्ढे पैदा कर देते हैं, बड़े बड़े गहरे गड्ढे पैदा करते हैं। दीज आर कॉल्ड क्रेटर। दीज चंक्स दैट फॉल ऑन द अर्थ आर कॉल्ड मीटेराइट्स। अब आप ध्यान दीजिएगा, तीनों चीज़ों में फ़र्क क्या है? एस्टेरॉइड जो वहाँ घूम रहे हैं बेल्ट में, और वो जो घूमते हुए जब वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं कुछ रॉक डिसलॉज होकर, तो जो कम्प्लीटली जल जाते हैं उनको मीटियर्स कहते हैं, मीटियर्स। और जो अनजले होते हैं, बड़े बड़े टुकड़े जो कि धरती पर गिरते हैं साबुत, वो जो है उनको मीटियोराइट्स कहते हैं। द लार्जेस्ट क्रिएटर मेड बाय अ मीटियोराइट इज in the state of Arizona in USA. It measures around, I think it's given 200 meter something across and 170 meter deep. तो ये लगभग यहाँ पर फिगर क्लियर नहीं है मेरे पास, ये 1200 है, 200 है, दैट यू कैन सी इन योर बुक, टेक्स्ट बुक। तो एरिजोना जो कि यूएस में एक स्टेट है, वहाँ पर सबसे बड़ा क्रेटर फॉर्म किया था किसी मीटेराइट ने, जिसकी जो चढ़ाई बताई गई है लगभग 200 मीटर, और जिसकी डेप्थ बताई गई 170 मीटर। यानी कि इतना इम्पैक्ट इसका रहता है कि इतना चौड़ा और इतना गहरा ये गड्ढा पैदा कर सकता है। पढ़ते हैं अभी कॉमेट्स। कॉमेट्स किसे कहा जाता है? कॉमेट्स आर बॉल्स ऑफ डस्ट, ice particles and frozen gases that revolve around the sun. अब कॉमेट्स ऐसी बॉडीज को कहा जाता है जो कि डस्ट, आइस पार्टिकल्स और फ्रोजन गैस, जमी हुई गैसेस से बने हुए बॉल्स होते हैं, और ये भी सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं। When they come near our sun, they vaporize and form a long tail. और ये जो कॉमेट्स हैं, जब ये सन के पास आते हैं, किसके पास आते हैं? सन के पास आते हैं, तो ये वेपोराइज हो जाते हैं, यानी कि वेपर बन जाते हैं। कौन आया अभी यार? एंड एज दे वेपोराइज दे फॉर्म अ लॉन्ग टेल। ये वेपोराइज होते वक्त एक लंबी सी टेल फॉर्म कर लेते हैं, इनकी एक टेल बन जाती है, विच कुड एक्सटेंड टू ओवर मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स। और ये जो टेल है ये मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स लंबी हो सकती है। These visitors are a spectacle for us as they become visible to us due to the reflected rays of the sun. अब ये जो विजिटर्स यानी कि जो कॉमेट्स की बात की जाए, इनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ द सन रेज के रिफ्लेक्शन के कारण हम इन कॉमेट्स को इस तरीके से देख सकते हैं, इनकी लंबी पूंछ के साथ। द मोस्ट फेमस कॉमेट इज़ हेलिस कॉमेट। सबसे फेमस कॉमेट जो रहा है अब तक वो हेलिस कॉमेट रहा है, जो कि हर 76 ईयर्स के बाद अपीयर होता है। नाउ इट विल अपीयर इन 2062। अब ये 2062 में देखने को मिलेगा। पता नहीं कौन कौन इसको देखने के लिए जिंदा रहेगा तब तक।
सैटेलाइट्स आर सेलेस्टियल बॉडीज। अब सैटेलाइट्स के बारे में देखते हैं। सैटेलाइट्स भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट, जो कि प्लैनेट के चारों तरफ घूमते हैं। लाइक द प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। अब सैटेलाइट्स जो हैं उनकी भी खुद की हीट और लाइट नहीं होती है, लेकिन ये भी सन रेज को रिफ्लेक्ट करते हैं। डिफरेंट प्लैनेट्स हैव वेरिंग नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। अब अलग अलग प्लैनेट्स जो होते हैं उनके जो सैटेलाइट्स हैं वो अलग अलग होते हैं, नंबर ऑफ सैटेलाइट्स अलग अलग हैं। ड्यू टू रिसेंट रिसर्च इन एस्ट्रोनॉमी मैनी न्यू सैटेलाइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। अभी एस्ट्रोनॉमी के अंदर बहुत सारी दोबारा खोज की गई, नई रिसर्च की गई, जिसमें पता लगा बहुत सारे नए नए सैटेलाइट्स के बारे में। तो यानी कि हर एक जो ग्रह है उसके सैटेलाइट के नंबर जो हैं वो अलग अलग हैं। अब हम देख रहे हैं मून के बारे में थोड़ी सी जानकारी पाते हैं। द मून इज़ अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट। अब अर्थ का भी सैटेलाइट होते हैं भाई, हर एक प्लैनेट के सैटेलाइट है, वैसे अर्थ के भी सैटेलाइट हैं। और मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है, इस कारण से मून इज़ अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट। मून जो है वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। ये लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है अर्थ से। इसका डायमीटर जो है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, और इसकी ग्रेविटी जो है वो अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 पार्ट है। द मून हैज़ नो एटमोसफियर। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मून के पास एटमोसफियर नहीं है, पानी नहीं है, जिस कारण से वहाँ पर जीवन नहीं पनप सकता है, वहाँ पर जीवन नहीं है। द मून टेक्स 28 days टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, द सेम टाइम टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस टू। मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में 28 दिन लेता है, और एक रोटेशन अपने ही एक्सिस पे भी वो रोटेट करता है, और उसमें भी उसको सेम टाइम लगता है। यानी कि 28 दिन में वो अर्थ का भी एक चक्कर लगा लेता है और अपने एक्सिस पे भी घूम जाता है एक बार। दिस इज़ द रीज़न वाई वी ऑलवेज सी द सेम साइड ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। यही एक कारण है कि जिस कारण से हमें मून की सेम साइड दिखाई देती है अर्थ से हमेशा, एंड वी नेवर गेट टू सी द अदर साइड। इसी कारण से हम मून की दूसरी साइड कभी भी नहीं देख पाते, क्योंकि वो हमने देखा कि 28 दिन में वो सन के साथ साथ अर्थ के साथ साथ घूमता रहता है और अपने एक्सिस पे भी रोटेट करता रहता है। इसी कारण से हमें जो मून है उसकी सेम ही साइड हमेशा देखने को मिलती है, दूसरी साइड उसकी पीछे वाली हमें देखने को नहीं मिलती है। द सर्फेस ऑफ द मून इज़ फुल ऑफ क्रैटर्स। सर्फेस यानी कि मून का जो सर्फेस है वो कैसा है, मून की सतह जो है उसके ऊपर क्रेटर्स बने हुए हैं, यानी कि बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। ये कैसे बने, क्योंकि जो मीटराइट्स थे वो बहुत सारे मीटराइट्स आकर इस मून के सरफेस के ऊपर गिरे थे, जिस कारण से वहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे मिले हैं हमें। फेजेस ऑफ मून के बारे में देखते हैं। दिस टर्म रेफर्स टू डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून। फेजेस ऑफ मून का मतलब डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून। मून को आपने देखा होगा चंदा मामा, ये अलग अलग शेप्स में हमें देखने को मिलते हैं रात को। आपने जस्ट रेड दैट मून टेक्स 28 days टू गो अराउंड द अर्थ। अर्थ का एक चक्कर लगाने में से 28 दिन लगते हैं। द शेप ऑफ द मून ग्रोज ड्यूरिंग 1/2 ऑफ दिस पीरियड विच इज़ कॉल्ड वैक्सिंग पीरियड। जो मून का शेप है वो ग्रो होता है 1/2 ऑफ दिस पीरियड ड्यूरिंग, यानी कि इस पीरियड के एक आधे हिस्से में। आधा हिस्सा मतलब 28 दिन का आधा 14 दिन के अंदर, जिसको हम वैक्सिंग पीरियड बोलते हैं। और फिर ये रिड्यूस होता है दूसरे हाफ पीरियड में, यानी कि पहले 14 दिन जो होते हैं तब ये ग्रो होता है और एक पूरा मून बन जाता है राउंड, और दूसरे 14 दिन में ये कम होते होते फिर से कम होता रहता है, जिसको हम वेनिंग पीरियड कहते हैं। यानी कि वैक्सिंग पीरियड यानी कि इसका बनने का, ग्रो होने का पीरियड जो है, और वेनिंग पीरियड मतलब जिसमें इसका रिड्यूस होने का पीरियड है। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द मून्स डिफरेंट पोजीशंस ड्यूरिंग इट्स जर्नी अराउंड द अर्थ। ये इसकी डिफरेंट पोजीशंस के कारण होता है, जो भी ये अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। आप ये देखिए, ये है अर्थ हमारी, ये है मून। अब आप देखिए मून शुरू कहाँ से हो रहा है। हम इसको अगर वैक्सिंग पीरियड की बात करें तो देखिए यहाँ से लेते हैं हम। चलिए ये देखिए, ये फुल मून है हमारे पास। फुल मून से वो धीरे धीरे वेन होने लगा, कम होने लगा। यहाँ पे आते ही ये शेप रहेगा, फिर यहाँ पे आधा रहेगा, फिर यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, फिर यहाँ पर आते आते हमें न्यू मून दिखाई देगा। फिर इस तरीके आगे आगे बढ़ते बढ़ते, मतलब ये एक सर्कल इसका रहता है कि वो आधा आधा हिस्सा उसका गायब होता रहता है। यानी कि फुल मून यानी कि वेनिंग और वैक्सिंग पीरियड हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। द अर्थ इज़ यूनिक बिकॉज इट सपोर्ट्स लाइफ। अर्थ बहुत ही यूनिक है क्योंकि ये सपोर्ट करता है लाइफ को। हाउएवर ह्यूमन बीइंग्स हैव एक्सप्लॉइटेड द अर्थ एंड रिसोर्सेज इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। लेकिन हम लोगों ने डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया है। द ओनली वे वी कैन स्टॉप दिस डिस्ट्रक्शन इज़ थ्रू, अब इसको रोकने के लिए हमारे पास 3R फार्मूला दिया गया है कुछ लोगों के द्वारा। रिड्यूस,
रीयूज़ और रिसाइकिल, यानी कि जो भी चीज़ों का हम उपयोग करते हैं उनका उपयोग कम करें, दूसरा इनको चीज़ों को रीयूज़ करें, और तीसरा चीज़ों को रिसाइकिल ज़रूर करें। तो अगर हम ये 3 R's को अपना लें तो हमारा जो प्लैनेट है वो हमेशा के लिए ही इसी सुंदरता से हमें हमारे साथ बना रहेगा, और हम इसका उपयोग हमेशा से ही अपने लिए रहने के लिए कर पाएंगे। तो ये था हमारा चैप्टर। इसके अंदर जो भी टर्म्स हम लोगों ने पढ़ी हैं वो सब टर्म्स को आपको बहुत ही ध्यान से समझ लेना है, पढ़ लेना है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। हैव ए नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।